जय श्री राम, नमस्ते। आज हम जानेंगे सरकारी नौकरी का योग और जानेंगे आगे कुंडली के विषय में, दृष्टि के विषय में जानेंगे। जानने से पहले इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं। यदि कुंडली में केंद्र में अर्थात कर्म के भाव में 10वें भाव में 1 और 5 मतलब मेष और सिंह राशि हो और उसमें सूर्य बैठा हो तो समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी का चांस हो जाएगा, सरकारी नौकरी मिल सकता है। या कर्म के स्थान पर 10वें भाव में मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, मकर राशि हो और उसमें मंगल बैठा हो तो भी सरकारी नौकरी का योग बन जाता है, या सरकारी के बराबर नौकरी का योग बन जाता है। और कर्म के भाव में कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि हो और उसमें गुरु बैठा हो तो भी सरकारी नौकरी का योग होता है। अब यहाँ पर थोड़ा और भी विचार किया जाता है कि उस पर पाप ग्रह की दृष्टि ना हो और अंश में मजबूत हो, लग्न दोष ना हो, यह सब देखा जाता है, तब कन्फर्म किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए मूल नक्षत्र का विचार, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र में प्रथम चरण में हो तो पिता को कष्ट होता है, द्वितीय चरण में हो तो सुखी ऐश्वर्य होता है, तृतीय चरण में होता है तो मंत्री पद, चतुर्थ चरण में होता है तो राज सम्मान मिलता है। मघा नक्षत्र में हो तो समझ लीजिए माता को कष्ट, प्रथम चरण में हो, द्वितीय चरण में हो तो पिता को कष्ट, तृतीय चरण में हो तो सुख, चतुर्थ चरण में हो तो धर्मान विद्वान, ज्येष्ठा नक्षत्र में हो तो बड़े भाई को सुख, बड़े भाई को कष्ट, और द्वितीय चरण में हुआ हो, ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ हो तो छोटे भाई को कष्ट, ज्येष्ठा नक्षत्र में हो तृतीय चरण में हुआ हो जन्म तो मातृ कष्ट, और ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ हो तो स्वयं को कष्ट, रेवती नक्षत्र में हुआ हो तो राज सम्मान, और रेवती नक्षत्र के आगे रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में राज सम्मान, द्वितीय चरण में मंत्री पद, तृतीय चरण में धन सुख प्राप्ति, चतुर्थ चरण में अनेक कष्ट। अश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो प्रथम चरण में पिता को कष्ट, द्वितीय चरण में मातृ कष्ट, तृतीय चरण में धन हानि, चतुर्थ चरण में सुख। मूल नक्षत्र में हुआ हो तो प्रथम चरण में शुभ, द्वितीय चरण में धन हानि, तृतीय चरण में मातृ कष्ट, चतुर्थ चरण में पितृ कष्ट। अब यहाँ पर देखेंगे राशि उच्च है या नीच का है। अगर सूर्य मेष राशि में बैठ जाते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, तुला राशि में बैठ जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं, सिंह राशि में स्वग्रही हो जाते हैं, स्वग्रही। चंद्रमा अगर वृषभ राशि में बैठ गए तो समझ लीजिए कि उच्च के बैठ गए, वृश्चिक राशि में बैठ गए तो नीच के हो गए, कर्क राशि में स्वग्रही हो गए। मंगल मकर राशि में उच्च के, कर्क राशि में नीच के, मेष वृश्चिक राशि में स्वग्रही हो गए। बुध कन्या राशि में उच्च के, मीन राशि में नीच के, मिथुन कन्या राशि में स्वग्रही हो गए। गुरु कर्क राशि में चौथे नंबर की राशि जो कर्क राशि है उसमें बैठ गए तो उच्च के बैठ गए, मकर राशि में बैठ गए तो नीच के बैठ गए, धनु राशि में और मीन राशि में बैठ गए तो स्वग्रही हो गए। शुक्र मीन राशि में बैठ गए तो उच्च के, कन्या राशि में बैठ गए तो नीच के, वृषभ राशि में बैठ गए तो स्वग्रही, तुला राशि में बैठ गए तो भी स्वग्रही। शनि तुला राशि में बैठ गए तो उच्च के, मेष राशि में बैठ गए तो नीच के, मकर और कुंभ राशि में यह स्वग्रही है। अब यहाँ पर देखेंगे कोई भी ग्रह जिसमें उच्च का है उसके 7वें स्थान पर जो ग्रह है उसका नीच का है। जैसे
शनि जो है बैठ गए तुला राशि में तो उच्च के हुए। तुला से 7वां मेष है तो मेष राशि में नीच के हो जाएंगे। तो वैसे ही हर राशि का है, जिस राशि में उच्च का रहेगा उसका 7वां राशि नीच का रहेगा, यही समझ लीजिए। राहु धनु राशि में बैठ गए तो उच्च का, मिथुन राशि में बैठ गए तो नीच का, केतु मिथुन राशि में बैठ गए तो उच्च का, धनु राशि में बैठ गए तो नीच का। अब आगे बढ़ते हैं। दृष्टि, जैसे सूर्य 7वां दृष्टि देखता है। सूर्य जहाँ पर जिस भाव में, जिस राशि में बैठा है उसके 7वें भाव में देखेगा, 7वें राशि को देखेगा या 7वें भाव को देखेगा समझिए। और चंद्रमा 7वां दृष्टि देखता है। मंगल का दृष्टि 4, 7 और 8 है। बुध का दृष्टि 7वां है। गुरु का दृष्टि 5वां, 7वां, 9वां है। शुक्र का दृष्टि 7वां है। शनि का दृष्टि 3रा, 7वां और 10वां है। राहु और केतु का दृष्टि 7वां, 9, 8वां, 5वां, 7वां, 9वां है। केतु का दृष्टि भी 5 और 7 और 9 है, अर्थात अपने घर से 5वां भाव, 7वां और 9वां भाव देखते हैं। अब उच्च और नीच। सूर्य अगर मेष राशि में बैठेंगे 10 अंश तक रहेंगे तो उच्च के रहेंगे। सूर्य तुला राशि में बैठेंगे तो 10 अंश के रहेंगे तो नीच के बैठेंगे। वृषभ 3 अंश तक रहेंगे। चंद्रमा जो है वृषभ राशि में 3 अंश के रहेंगे, 3 अंश तक रहेंगे तो उच्च के रहेंगे, 0 से 3 अंश। मंगल 28 अंश तक रहेंगे तो मकर राशि में उच्च के अंश के रहेंगे। बुध और यही जो 28 इधर है उधर 28 दूसरे राशि में 7वें भाव की राशि में रहेंगे तो नीच के रहेंगे। जैसे बुध यहाँ पर कन्या राशि में 15 अंश तक रहेंगे तो उच्च के रहेंगे, और मीन राशि में 15 अंश तक रहेंगे तब नीच के माने जाएंगे, परम नीच के माने जाएंगे, जो प्रभाव ज़्यादा करता है। बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे 5 अंश तक तो वह उच्च के माने जाएंगे, और मकर राशि में 5 अंश तक रहेंगे तो नीच के माने जाएंगे। शुक्र मीन राशि में रहेंगे 27 अंश तक तो उच्च के माने जाएंगे, और कन्या राशि में रहेंगे 27 अंश के तो नीच के माने जाएंगे। शनि तुला राशि में 20 अंश तक रहेंगे तो उच्च के माने जाएंगे। मेष 20 अंश तक रहेंगे। शनि मेष राशि में 20 अंश तक के रहेंगे तो उच्च के माने जाएंगे, नीच के माने जाएंगे। राहु मिथुन राशि में रहेंगे अब 15 अंश तक तो उच्च के माने जाएंगे, और राहु धनु राशि में 15 अंश तक रहेंगे तो नीच के माने जाएंगे। केतु धनु राशि में 15 अंश तक रहेंगे तो उच्च के माने जाएंगे, और केतु मिथुन राशि में 15 अंश तक रहेंगे तो नीच के माने जाएंगे। अब यह समझ लीजिए कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामने लिखा हुआ है और ऊपर ग्रह उच्च राशि उच्चांश अंश अंश रखा है, फिर ग्रह, फिर नीच राशि, फिर नीचांश, यह सब समझ लेंगे। और यह नवग्रह का मंत्र है। अगर जैसे आप देखेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम सुं शुक्राय नमः, ओम सन शनश्चराय नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम कैं केतवे नमः। यह जो है मंत्र जप विधि है इसका, किसको कौन सा मंत्र जप करना चाहिए। तो अगर मंत्र जप करना है किसी को तो अपना कुंडली भेज करके या संपर्क करके पूछ सकता है कि कौन मंत्र आपको शुभ करेगा और कौन सा मंत्र अशुभ करेगा। तो अशुभ तो मंत्र जप करता ही नहीं है, केवल दान किसका करना है किसका नहीं करना है यह सब हमको जानना है। यह चैनल अच्छा लगा हुआ हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।